हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024। तो यहाँ पे बात करेंगे इसकी वीडियो में, यहाँ पे इस वीडियो में ईवीएस की एनसीईआरटी शाम 7 बजे डेली चलती है। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे जो हमारे पुराने डियर लर्नर है उनको पता है, यहाँ पे शाम 7 बजे ईवीएस की एनसीईआरटी यहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें कराई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो करा रखी है। अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024 सीटेड का दिया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का भारत का राष्ट्रीय गीत, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है, जो कि उनका रचना आनंद मठ से लिया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था, ठीक है। तो उस टाइम के जो 1896 जो ये है 1896 ईस्वी में, इस टाइम कौन यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ये आपके एग्जाम यहाँ पे पूछ सकता है कि जब वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यहाँ पे संस्कृत में लिखित गया था, और कौन से मठ से, तो आनंद मठ से लिया गया था, और ये 1896 में सबसे पहले कांग्रेस सत्र में गाया गया था, और उस टाइम के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। तो ये रही बात आपके यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय गीत की, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। इससे आप इसे इतना नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे इस क्लास में आपको मैं पहले ही बोलती, जो शाम 7 बजे क्लास चलती है, आप एक नोट और पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नोट कराती जाऊँगी उसे आप नोट करते जाइए, क्योंकि क्या रहता है कि एग्ज़ाम टाइम आपको बस रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे चीज़ें देखिए, बस टॉपिक वाइज करते जाइए चीज़ें। मैं आपको यहाँ पे आज क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए। चलिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं, नेशनल। यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। यहाँ पे देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। तो आपने देखा होगा, भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है उस तरीके से जो अशोक सम्राट के द्वारा सारनाथ बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इस स्तंभ के 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए, इस तरीके से देखे होंगे। यहाँ पे इस तरीके से एक शेर होगा, फिर इधर से भी वो होगा, इधर से भी और पीछे से भी होगा, आपको देखने को मिला होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे, और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ होगा सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखा गया है, तो इसे आप इसे नोट करिएगा कि जो स्तंभ यहाँ पे जो 4 शेर बना गया है और एक दूसरे के पीठ से सटा हुआ है, एक शेर के नीचे क्या है कि वहाँ पे लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि इसका अर्थ है सत्य की विजय हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखा है। अब इसे लागू कब किया गया है ये भी देख लिए। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया था, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ये है जो 26 जनवरी 1950 को, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय गीत गाया गया यहाँ पे देखिए 24 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, जो राष्ट्रीय गान गाया गया ये 24 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपका तिरंगा था यानी ध्वज था वो 22 जुलाई 1947 को। आई होप आपने इसे नोट करके रखा होगा, और यहीं पे जो चीज़ें आज मैंने नोट कराया उसको भी आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा शायद, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट क्या है, भारत रत्न
भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो भारत का जो रत्न होता है, भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जो कि किसी किसी को ये मिलता है। ठीक है, सभी को नहीं मिलता, किसी किसी को ये भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। दूसरा पॉइंट हमारा लिखे, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जो यहाँ पे भारत रत्न जो पुरस्कार हुआ था वो 2 जनवरी 1954 को यहाँ पे दिया गया था, वो भी किसके द्वारा, श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक है, तो ये रही बात यहाँ पे ये चीज़ें के बारे में। अब राष्ट्रीय पशु देख लेते हैं हम। आई होप आपको चैनल वीडियो पसंद आ रही हो और चीज़ें कंटेंट अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर अगर नया आया है तो। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पशु या नेशनल एनिमल, पहला पॉइंट लिखिए, अप्रैल 1973 को बाघ एवं रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, बट बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इसे आप नोट करिएगा। ठीक है, ये पैंथेरा यहाँ पे टाइग्रिस होता है, वो बाघ का वैज्ञानिक नाम है, इसे आप नोट करिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि आपका राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि 1973 में, ठीक है, 1973 में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से यहाँ पे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड। पहला पॉइंट लिखिए, 26 जनवरी 1963 को मोर का भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर का संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस होता है। ठीक है, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम, पाओ क्रिस्टेटस। और इसे कब घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1963 को मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया था। फिर इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प की बात आती है, हेडिंग डालते जाइए। देखिए सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ मैंने ऐड किया हुआ है, जैसे कि कब घोषित किया गया था, इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सब कुछ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, बाकी तो सब ऐसे जानते ही हैं कि मोर राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, सब कुछ जानते हैं। बट लेकिन कब इसे लागू किया गया था, संविधान के अंतर्गत कब घोषित किया गया था, तो ये चीज़ें आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुष्प यहाँ पे नेशनल फ्लावर्स, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। दूसरा पॉइंट, कमल का वानस्पतिक नाम, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम नहीं दिया गया है, वानस्पतिक नाम नीलबियन न्यूसीफेरा, क्या दिया है, नीलबियन न्यूसीफेरा होता है। राष्ट्रीय खेल यहाँ पे देखिए नेशनल स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय खेल है नेशनल स्पोर्ट, जो कि देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। कब से, जब इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते तभी हॉकी का भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय वृक्ष, बरगद या वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। यह एकता तथा दृढ़ता को प्रतीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यानी नेशनल ट्री, बरगद या वट वृक्ष। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक मानते हैं, किसका, राष्ट्रीय यहाँ पे वृक्ष को। दूसरा पॉइंट क्या है, बरगद का वानस्पतिक नाम फिकस बेंगलेसिस होता है। क्या होता है, फिकस बेंगलेसिस होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे राष्ट्रीय लिपि यानी नेशनल स्क्रिप्ट। पहला पॉइंट क्या है, भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो राष्ट्रीय लिपि होती है वो हमारे आधिकारिक लिपि यानी देवनागरी लिपि होती है। देखिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी आप इसे नोट करते जाइए।
भारत का राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना गया है। जो हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। पहला, गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान से गोमूत्री हेमनद से, किससे? गोमूत्री हेमनद से निकलती है, जहाँ से इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आती है, इधर अलकनंदा रहती है, इधर भागीरथी निकलती है। यहाँ पे ही होता है देवप्रयाग, ठीक है, यहाँ यहीं पे होता है देवप्रयाग, यहीं पे होता है देवप्रयाग। एक तरफ से अलकनंदा आती रहती है, एक तरफ से भागीरथी आती है, यहीं से होता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही निकलती है हमारी गंगा, ठीक है। तो ये क्या है? गोमुख नामक स्थान है, जहाँ पे गोमूत्री हेमनद से निकलती है। तो यहाँ पे देखिए बात आती है गंगा की, तो गंगा कितने राज्य से होके गुजरती है? तो यहाँ पे 5 राज्यों से होके गुजरती है, ठीक है। और इसकी लंबाई, यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई की बात की जा रही है, तो इसकी लंबाई यहाँ पे 2525, ठीक है, 2525 ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ये पवित्र यानी हिंदू के धर्म ग्रंथों में गंगा नदी का सबसे पवित्र स्थान भी दिया गया है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय नदी कहलाता है। तो इसकी लंबाई आपको पता ही चल गया होगा, 2525 यहाँ पे किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपने भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। और यही जो यहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ बंगाल में बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे वहीं पे ये गंगा नदी, और उधर से आती रहती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इधर से गंगा नदी, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो दोनों को मिला के यहाँ पे क्या बनता है? मेघना। क्या बनता है? मेघना, जो कि यहाँ पे मेघना बनता है, मेघना बनता है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो कि ये 2 नदियों से मिलके बनती है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे भारत के जो राष्ट्रीय नदी है यानी गंगा, तो ये सब इनकी जो सबसे लंबी है सहायक नदी वो कौन सी है? तो यमुना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो सहायक नदी कौन सी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहले घाघरा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, अगर आपसे पूछ लिया घाघरा, और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे महानंदा, ठीक है। सबसे लास्ट में अगर पूछ लिया, तो सबसे लास्ट में अगर पूछ लिया सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, सबसे लंबी, सबसे बड़ी, और इसके बाद पहले कौन मिलता है, और फिर लास्ट में कौन मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे गंगा नदी के बारे में जानते रहिए। फिर इसके बाद अब बात आती है यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु, यहाँ पे देखिए जो नेशनल हेरिटेज एनिमल आता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखिए, अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथियों की घटती संख्या के कारण उनके बचाव हेतु ही हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया गया कि जो हाथी होते हैं उसको विरासत पशु क्यों घोषित किया गया, कारण क्या था, तो उनकी घटती संख्या के कारण, ठीक है। अब इन्हें कब किया गया था, तो 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। और आपको यहाँ पे बता दें, हाथी के बारे में सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने हाथी से क्वेश्चन आपको कराया है। ईवीएस के एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे, जो प्लेलिस्ट बनी है ईवीएस के एनसीईआरटी, उसमें मैंने हाथी से एक चैप्टर बनाया है, यानी इनफैक्ट मैंने बहुत सारे जानवर के बारे में वहाँ पे बताया है, कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे जागते हैं, और इसके बाद कैसे अपने शिकार करते हैं, दिन में कितने क्या खाते हैं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। जाके आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं हाथी के बारे में, जिसे लेकिन मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे देखिए हाथी के बारे में, जैसे कि हाथी के बारे में मैंने आपको बताया कि हाथी क्या होती है, समूह में रहती है। कैसे रहती है? समूह में रहती है। तो समूह में कितनी हाथी रहती है, तो 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 आपको समूह में देखने को मिलता है। फिर आपको बता दें यहाँ पे, फिर जो हाथी होती है, जब नर हाथी जो होती है वो 14 से 15 जब साल की हो जाती हैं, वो झुंड को छोड़ देती हैं, और फिर इसके बाद उस झुंड का जो नेतृत्व करता होता है यहाँ पे बुजुर्ग हथनी होती है। कौन होती है? बुजुर्ग हथनी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये हाथी के जो बच्चे होते हैं, यानी 3 साल, जो 2 साल के बच्चे होते हैं, 3 या 2 साल के बच्चे होते हैं, उनका वजन क्या होता है, उनका वेट पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें 200 kg यानी 2 कुंटल का
होता है वजन। अगर हाथी का खाने का यानी खाने का पूछ लिया, डाइट का पूछ लिया, तो यहाँ पे बता दे वो 100 केजी। कितना? 100 केजी एक दिन में वो यहाँ पे पत्ते झाड़ खा जाते हैं। अगर हाथी से पूछ लिया, हाथी यहाँ पे कौन सा यहाँ पे उपभोक्ता है, तो हाथी है यहाँ पे शाकाहारी। कौन सा? शाकाहारी ये उपभोक्ता है। तो ये बात आप इसे नोट करिए, जो कि मैंने छोटे छोटे पॉइंट आपको बता दिया है। और दूसरी पॉइंट ये आपके ये भी बता दें, इनको कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद होता है। ठीक है, ये कीचड़ में खेलते हैं हम। दूसरी पॉइंट आप इसे लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं सोते, 2 से 4 घंटे। कितना? मैक्सिमम 2 से 4 घंटे पूछते। अभी जो 20 अगस्त का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप एवीएस के एनसीईआरटी देख लीजिएगा। उसमें ये पूछा गया था कि यहाँ पे हाथी के बारे में दे दिया था। पहला पॉइंट में दे दिया गया था कि मतलब आपको फंसाने के लिए दे दिया गया था कि जो उनके वजन होते हैं, बच्चे का वजन होता है, 100 केजी दे दिया था। और जो इसके बाद वहाँ पे दिया था, दूसरा पॉइंट दिया था कि जो उनके खाने का डाइट होता है वो 200 केजी का दे दिया था। तीसरा दिया था आपको ऑप्शन में कि जो तीसरा ऑप्शन उनका ये था कि हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। चौथा पॉइंट उनका क्या था कि उन्हें कीचड़ में खेलना पसंद था। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये इनका जो खाने का वजन जो इनके बच्चे का वजन होता है वो 200 केजी का होता है। तो मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि उनके खाने का वजन 200 नहीं 100 केजी का होता है, तो दूसरा भी खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट वहाँ पे दिया था 2 से 4 घंटे सोते, तो ये राइट हुआ। चौथा पॉइंट कह दिया था कि उन्हें कीचड़ में खेलना पसंद है, तो ये भी यानी सी और डी हमारा करेक्ट आंसर उसमें था। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि उनके जो वेट होते हैं, उनके वेट होते हैं उनकी खाने के 100 क्विंटल 100 यहाँ पे 100 केजी कम होते हैं। ठीक है, तो यानी 1 क्विंटल वो खाते हैं, 2 क्विंटल उनके बच्चे का वेट होता है। 2 से 4 घंटे सोते हैं, कीचड़ में उन्हें खेलना पसंद है। समूह में 10 से 12 हाथी रहते हैं। नर हाथी क्या होते हैं, 14 से 15 साल बाद उस समूह को छोड़ के चले जाते हैं। फिर उस समूह का जो नेतृत्व करता होता है वो बुजुर्ग हथनी होती है। यानी मैंने आपको सब कुछ हाथी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे मैंने आपके हाथी के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और इसके बाद विथ एक्सप्लेन के साथ मैंने यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में उसकी ईवीएस के एनसीईआरटी जो है उसमें प्लेलिस्ट में हाथी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थ्योरी सब कुछ मैंने करा दिया है, जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए वीडियो थोड़ी सी आज लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, तो आपको अभी क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट भी करना है, तो इसी वजह से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, मीठे पानी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो कि 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 18 मई 2010 को ये यहाँ पे पर्यावरण की तरफ से इसे गंगा नदी में ये घोषित किया गया, लेकिन जो डॉल्फिन जलीय जीव है यहाँ पे 2007 में लागू किया गया था। और ये कहाँ पे आपको देखने मिलती है, तो ये हल्दिया जो नदी होती है, हल्दिया में प्रयागराज में आपको ये से डॉल्फिन जलीय जीव जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा बात करते हैं यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे भारत का राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट क्या है हमारा, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय भाषा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसे आप इसे मत सोचिएगा कि राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, अगर राष्ट्रीय भाषा अगर दे दिया है तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हमेशा आपको यहाँ पे राजभाषा चूज करना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, हमारा जो भाषा है वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, इसे नोट करिएगा। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया था। पहले यहाँ पे आपको
यहाँ पे 11 भाषा दिया गया था, फिर प्लस 8 भाषा फिर और जोड़ा गया, जो कि यहाँ पे चीज़ें 19 हुए। फिर इसके बाद में कुछ संविधान संशोधन हुए, फिर आपके पूरे 22 भाषा कंप्लीट किया गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिती यानी मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, ये भाषा, इतनी सारी भाषाएं यहाँ पे बोली गई हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा भारत का जो भाषा है वो हमारा राजभाषा है। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा है। फिर देखते हैं यहाँ पे देखिए, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा, जो कि देखिए नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, रुपया भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है, जो भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल, जो कि आपको पता होगा, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसका वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, इसको सभी फलों में राजा का दर्जा दिया गया है। हमारा राष्ट्रीय दिवस, तो भारत का राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी आपको यहाँ पे 26 जनवरी, गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को घोषित किया गया। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय दिवस हुआ। अब बात आती है यहाँ पे राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है, जो कि यह शक संवत पर आधारित है। मतलब पंचांग कहाँ से लिया गया है? तो शक संवत से लिया गया है। और यहाँ पे देखिए, ग्रेगोरियन यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था, जो कि चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है। यानी जैसा हम लोग चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इस तरीके से हम लोग हिंदी जो बातें करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा नया साल होता है वो चैत्र से स्टार्ट होता है। लेकिन इंग्लिश जो अंग्रेजी से जो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च स्टार्ट होता है, वो हमारा नया साल जनवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हिंदी के चैत्र और इंग्लिश से जनवरी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमारा सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। पूरे कंटेंट मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे 38 क्लास मैंने लिए हुई है। इसके बाद बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दी गई आपकी एनसीईआरटी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने पूरी तरीके से जहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, हर चीज़ मैंने वो कंटेंट आपको यहाँ पे सब कुछ दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सारी चीज़ें, मैंने ऐसी कोई चीज़ें छोड़ी नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हमेशा कोई दिक्कत आ सके। सारी चीज़ें मैंने आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं मैंने सब कुछ कराया है। अगर आप इस जो 37-38 वीडियो बनी हुई है, उसे अगर आप अच्छे से देख पाए एक बार, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं हुई है, बस मात्र 15-20 मिनट, आधे घंटे की क्लासें हैं, तो अगर आप उसे देख पाएंगे ना, तो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके बाद जब मैंने 20 अगस्त को एग्ज़ाम ली है, उसमें मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन के साथ मैंने किया है, और मैंने खुद से को क्वेश्चन बनाया हुआ है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाता है। तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 20 अगस्त, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके मेरे चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। ईवीएस के एनसीईआरटी, उसमें मैंने बहुत सारे कंटेंट दिया है, जो कि बहुत मेरे क्लास से जो 20 अगस्त को एग्जाम हुआ, मेरे क्लास से ही क्वेश्चन फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको कराया है बहुत ही सोच समझ के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कराया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप डेली, मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस भी किया था, 15-16 तारीख के बाद आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, जो कि यहाँ पे 2-3 दिन क्लास बंद हो जाने के कारण आपका यहाँ पे लेट हो गया है। लेकिन अब आपको यहाँ पे डेली कंटेंट आपको यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में कंटेंट देख सकते हैं, और डेली यहाँ पे शाम 7 बजे आपको विथ एक्सप्लेन के साथ प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर जो यहाँ आपको 9 या 10 तारीख को, यहाँ पे 10 या 11 तारीख को महामैराथन क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो मेरे चैनल पे अच्छे से ईवीएस के एनसीईआरटी प्लस इसके बाद हम करेंगे पैडागोजी। ठीक है, फिर पैडागोजी सिर्फ 2 से 4 दिन क्लासेस
क्लासेस चलेगी। 2-4 दिन में महामैराथन क्लासेस करा के 2 क्लासेस आपकी पेडागोजी करा दी जाएगी, महामैराथन क्लासेस, जो कि आपकी ईवीएस कंप्लीट अच्छे से हो जाएगी। फिर आपको कुछ ही दिन में आपको देखने को मिलेगा, या 1 या 2 दिन के बाद आपको सीडीपी की प्रैक्टिस सेटअप जो कि 5:30 बजे क्लास चलती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे रोज प्रोवाइड करती जाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कॉपी करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए चैनल पे। इसके बाद अगर व्हाट्सअप यहाँ पे ग्रुप बना हो, इंस्टा या फिर इसके फेसबुक, कहीं भी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आप प्लीज़ इस वीडियो को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब चीज़ें आपको जो चीज़ें कराई जा रही हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि आपको अगर पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होगा। बाकी जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे यहाँ पे 21 जनवरी को, इनके लिए थोड़ा सा ये समझना मुश्किल है, बट लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है अच्छे से, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मन से देखिए, शुरू से लेके 38 वीडियो है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस बड़ी भी नहीं है, 1-1 2-2 घंटे की क्लास है भी नहीं, फटाक से हो जाएगा। अगर 2-3 दिन सिर्फ आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो ईवीएस की जो एनसीईआरटी है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने इतनी सारी क्लासेस, आपको देखने को मिल रहा होगा, मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हुई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, सब कुछ मैंने बहुत चीज़ें कराई हुई हैं। ठीक है, अगर आप देख लेंगे ना तो ईवीएस की एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।